वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च का मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है। तो रिसर्च का कोई डिफ़ाइन किया गया है कि जब भी कोई क्रिएट किया जाता है या फिर क्रिएशन किया जाता है न्यू नॉलेज का, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो भी यूज़ करते हैं हम एग्जिस्टिंग नॉलेज की, और एग्जिस्टिंग नॉलेज में से जो हम न्यू या क्रिएटिव वे में जो भी न्यू कॉन्सेप्ट, मैथोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च को एक तरह से ये भी बताया गया है कि एक सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ डाटा है और इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि जो भी नॉलेज है उसके एडवांसमेंट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए हम रिसर्च करते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट को लाने के लिए, मैथोलॉजी को लाने के लिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए, न्यू अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। ठीक। देन नेक्स्ट आता है डिसर्टेशन। जब हम डिसर्टेशन बनाएंगे तो पहले तो हमें डिसर्टेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो डिसर्टेशन क्या है? डिसर्टेशन इज़ अ लॉन्ग फॉर्म पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। जो भी आप लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग करते हैं ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, जो भी आपके द्वारा ओरिजिनल रिसर्च की गई है, कंडक्ट की गई है, उसके एक लॉन्ग फॉर्म पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग की तरह लिखा जाता है। और डिसर्टेशन जो है ये एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो स्टूडेंट है, जो उसने इंडिपेंडेंट रिसर्च किया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे क्राइम्स पे अगर आप ले रहे हैं, जैसे अगर आप क्राइम्स पे कोई भी रिलेटेड टॉपिक बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट है ना, उसके लिए एक नए कॉन्सेप्ट आप उसमें सर्च करते हैं, तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। और वही जो भी पैटर्न होगा वो डिसर्टेशन के रूप में, जो आपका रिसर्च है वो डिसर्टेशन के रूप में आप लिखेंगे उसको। तो डिसर्टेशन जो है, जब आप अपना अंडर ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उस टाइम पे डिसर्टेशन को लिखा जाता है। और जो स्टूडेंट है उसको इस तरीके से करना होता है कि वो अपना जो रिसर्च है, जो उसने जो भी न्यू कॉन्सेप्ट जो भी उसने फाइंड किया है, उसको वो प्रेजेंट कर सके, जिससे कि वो आगे रिसर्च में अपना काम कर सके। ठीक है। डिसर्टेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। ये इसके अंदर जो है ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है। जैसे अब हमारे लॉ में है, तो लॉ में भी एम्पेरिकल रिसर्च होता है, एक होता है नॉन एम्पेरिकल रिसर्च। पहला आता है एम्पेरिकल रिसर्च और दूसरा आता है नॉन एम्पेरिकल रिसर्च। जो एम्पेरिकल रिसर्च है उसका फोकस ये होता है कि वो कलेक्ट करता है ओरिजिनल डाटा को, और इसके अंदर जो रिसर्च मेथड यूज़ होता है एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू, इनके बेसिस पे हम क्या है, हम रिसर्च अपना बनाते हैं। या हम कह सकते हैं जो डिसर्टेशन में जो भी न्यू थिंग्स या न्यू कॉन्सेप्ट जो आप लिख रहे हैं वो तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होता है। मतलब ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल वे में होता है एम्पेरिकल रिसर्च। एक आता है नॉन एम्पेरिकल रिसर्च, और नॉन एम्पेरिकल रिसर्च ही आपका डॉक्ट्रिनल रिसर्च भी बोलते हैं उसको। और जो आपके ये नॉन एम्पेरिकल जो रिसर्च होता है वो बेस होता है एनालिसिस पे। मतलब आपका कोई डाटा है, पहले से ही कोई डाटा है, उसको हमने उसमें से कोई न्यू कॉन्सेप्ट हमने निकाला है। और जैसे कि इसके अंदर जो आते हैं, इसके रिसर्च मेथड है वो ऐसा है, जैसे नोवेल्स में से निकाला है, आर्ट वर्क में से, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में से निकाला है। तो ये हम कह सकते हैं जैसे कि आपकी कोई पुरानी बुक्स हैं, है ना, लीगल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कोई पुरानी बुक्स हैं और आप उन्हें पढ़ रहे हो, उसमें से ही आपने कोई न्यू अंडरस्टैंडिंग आपको आई है, न्यू कॉन्सेप्ट आपने उसमें से निकाला है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एम्पेरिकल रिसर्च। ये टोटली डिपेंड होता है कि आपने कोई, जैसे मैंने बोला था आर्टिकल पढ़ने के लिए, तो आर्टिकल पढ़ने के बाद आपने उसमें से ही कोई न्यू कॉन्सेप्ट निकाला और अपना डिसर्टेशन प्रिपेयर किया, न्यू रिसर्च प्रिपेयर किया है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन एम्पेरिकल रिसर्च। तो तब आपसे, जब आपका वाइवा होता है, तब आपसे पूछा जाता है कि आपका जो ये रिसर्च है वो कैसा है, तो वो आपका नॉन एम्पेरिकल रिसर्च में आएगा। ठीक है। और एम्पेरिकल रिसर्च वैसे तो बहुत कम इस मैथोलॉजी को कम लिया जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिमिनल्स के ऊपर बना रहे हैं, प्रिजनर्स के ऊपर बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सर्वे करेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, तो उस बेस पे आप अपना रिसर्च उसमें डालेंगे। जैसे राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स के ऊपर अगर आप बनाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें एम्पेरिकल रिसर्च आ जाता है। नॉन एम्पेरिकल क्या है, जो भी आपकी आर्टिकल्स हैं या फिर आपके कोई भी प्रीवियस रिसर्च पेपर्स हैं, उसको पढ़ने के बाद जब आप कोई नया उसमें कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं या नया फाइंडिंग्स आपको निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एम्पेरिकल रिसर्च।
देन उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन की। तो फर्स्ट मैंने बोला था कि आप टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं सुपरवाइज़र से, और जो भी टॉपिक आप रिलेटेड टू लॉ, ऑब्वियसली आप लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स लेंगे, जिसमें क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आ सकता है। क्रिमिनल लॉ मतलब जैसे पॉइंट्स इसके अंदर आपने चाइल्ड अब्यूज़ पे लिया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे लिया है ना, और जैसे मर्डर पे है, कल्पेबल होमिसाइड है, तो इन से, या फिर आप केस स्टडी पे भी रिलेटेड आप अपना डिसर्टेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी करप्शन पॉइंट है, साइबर लॉ से रिलेटेड आप कोई पॉइंट ले सकते हैं, और वुमेन एंड क्राइम्स, फैमिली लॉ, आईपीआर से रिलेटेड, बिजनेस लॉ, जो भी आपने अब तक सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लगता है कि आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं या आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं उसको। बट आप जो भी चॉइस कर रहे हैं या जो भी आप टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, वो पहली बात तो आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप अपने सुपरवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हेल्प सुपरवाइज़र ही कर सकता है, वही आपको गाइड करेगा। और हाँ, एक और चीज़ है इसमें कि आप अपना सुपरवाइज़र तो अपने टीचर्स ही होते हैं, मतलब जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही होते हैं, और बट जो आप गाइड है वो आप अपना सीनियर को भी गाइड बना सकते हैं। आप अपने जहाँ पे आप अगर लॉ फर्म में वर्क करें तो वो किसी एडवोकेट को गाइड बना सकते हो। तो गाइड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम किसको गाइड बनाएं, तो गाइड आप कोई भी गाइड कर सकता है आपको, बट सुपरवाइज़र आपको कॉलेज की तरफ से ही मिलता है, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं आप देख सकते हैं, और आपने जो भी पढ़ा है, और मैंने आपको बोला ही था कि आप सर्च करके देखना टॉपिक ऑफ डिसर्टेशंस में कितने टाइप के टॉपिक्स हैं। टॉपिक सेम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो मैंने वेबसाइट्स आपको बताई थी, ठीक है, उसके रिलेटेड आप उसमें सर्च कीजिए, ठीक है। सर्च करने के बाद देखिए आर्टिकल्स को पढ़ के, और भी बहुत सारे मनुपत्रा के आर्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने आप ही अपना कोई फाइंडिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स निकल आ ही जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन जब आप रिसर्च बनाते हैं तो फर्स्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो है ना, जितने भी मैं टॉपिक की बता रही हूँ, ये सिनॉप्सिस के हेड हैं, है ना, जो आपने टॉपिक ऑफ, अगर आपने नोटिस नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस नोटिस को ज़रूर पढ़ें। 25 जनवरी को आया था वो नोटिस, और उस नोटिस को बिल्कुल जितना उसमें लिखा है वैसे ही अपना डिसर्टेशन बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। उसी के रूल्स या वो नोटिस के अकॉर्डिंग ही वो आपके डिसर्टेशन को चेक करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहला सेक्शन यही आएगा कि जो भी आप थीसिस या फिर जो भी डिसर्टेशन आप बना रहे हैं, आप थीसिस नहीं, आप जो भी डिसर्टेशन बना रहे हैं, है ना, तो उसको इस तरीके से करें कि जब आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा उसके बाद इंट्रोडक्शन का टॉपिक आएगा, और उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि आप क्या पर्पस से उस डिसर्टेशन को बना रहे हैं, क्या फोकस है, किस डायरेक्शन में, किस चीज़ से रिलेटेड रेलेवेंट टॉपिक है, तो इस हिसाब से आप उस पर इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपका टॉपिक होगा पहले तो कॉन्टेक्स्ट में, उसमें ये होगा कि आप अपनी थीसिस या फिर आपके जो डिसर्टेशन है वो आप क्या उसमें बताना चाहते हैं। उसके बाद आपको उसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, मतलब फोकस क्या है, स्कोप क्या है उस टॉपिक का, रिलेवेंस ऑफ द सर्च। तो इसमें छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं जो आपको उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर डालने हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से हेडिंग नहीं डालनी है, बट जो भी आपको उसके अंदर क्या लिखना है ये वो बता रखा है कि जो वो पूछ रहा है इस तरीके से आप उसको मेंटेन करें। देन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है जो भी आपने टॉपिक लिया है, मतलब लॉ से रिलेटेड लोगे तो अगर आपने क्राइम से रिलेटेड लिया है तो उसका सोशल प्रॉब्लम क्या है, उससे क्या क्या उसके सोशल प्रॉब्लम है, और उसकी क्या क्या आपने क्या न्यू रिसर्च निकाला है इसमें, क्या आपने न्यू कॉन्सेप्ट निकाला है जिससे कि उसका सॉल्यूशन हो सके, है ना। तो इस तरीके से बता रखा है। जैसे रिसर्चर जो है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है ना, तो किससे करेगा, ऑब्जर्वेशन से, जो भी उसे नॉलेज होगी, स्किल से होगी। तो ये सब चीज़ जो है तभी होगा, पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एडल्ट्री था पहले कॉन्सेप्ट, तो वो क्या था, वो पनिशेबल था, बट बाद में वो पनिशेबल नहीं था, है ना, बाद में अब वो पनिशेबल नहीं है। तो उसके पीछे भी एक प्रॉब्लम थी ना, किसी ने रिसर्च करके वो प्रॉब्लम भी बताई ना, तो इसी वजह से क्या होता है कि उसमें भी फाइंडिंग्स निकली। मैं फिर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इसमें एक न्यू थिंग्स निकालनी है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, वो भी आपको देखना है।
देन नेक्स्ट आता है रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक चूजन फॉर द रिसर्च। आप जो भी टॉपिक चूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए, पहले तो आप एक सुटेबल रिसर्च टॉपिक लें, ठीक है, जो आपके रिसर्च के लिए सही रहे, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको जिस फील्ड में, जैसे क्राइम्स है या बिजनेस लॉ है या फिर किसी में भी अगर आपको इंटरेस्ट है या किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, तो उसका इफेक्ट भी देखिए कि क्या है और हम उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, और आप उस रिसर्च टॉपिक को लेकर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फोकस होने चाहिए, जिससे कि आप अपना रिसर्च प्रॉपर कर सकें। फिर आपका आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू एक तरह से जो भी आप सब्जेक्ट लिया है उसको सपोर्ट करने के लिए एक समरी होती है, ठीक है। उसके अंदर आप स्पेसिफिक जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो डाल सकते हैं, जो भी आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज मतलब जैसे अगर आपने डाटा कलेक्शन किया है प्राइमरी सोर्सेज का, प्राइमरी सोर्स देखो डाटा कलेक्शन आता है इसके अंदर, दो तरीके से आप डाटा कलेक्ट करेंगे। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो दो तरीके से करेंगे, एक तो होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो जैसे कि आप ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं, जैसे कोई भी ऐसा डाटा लेते हैं जो कि ओरिजिनल है, तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, है ना। और जैसे अगर आप बुक यूज़ कर रहे हैं या आर्टिकल आप किसी का पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है, ठीक है। तो दो तरीके से डाटा कलेक्शन होते हैं, तो वो सब चीज़ आपको लिटरेचर रिव्यू में लिखना होता है। अब आती है प्रॉब्लम कि लिटरेचर रिव्यू कैसे बनाएं, ये समझ नहीं आता है। तो पहले तो आप सुपरवाइज़र से ही पूछेंगे। दूसरा ये आता है जब आप, मैंने आपको बोला था वेबसाइट शोध गंगा और शोध गंगोत्री पे, अगर आप उसमें देखेंगे तो डिज़र्टेशन के एक तरीके से आप एक दो डिज़र्टेशन पढ़ेंगे ना, उनका सिर्फ लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा उन्होंने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से लिखना है, कॉपी नहीं करना है, बट उसी तरीके से आप बनाएंगे जैसे आपने सर्च किया होगा, जैसे उस लिटरेचर रिव्यू में सिस्टमेटिक लिखी होंगी लाइंस, उसको कॉपी नहीं करना है, बट उसी तरीके से लिखना है सिमिलर वे में। जो भी आपने उसमें कोई भी सोर्सेज अगर यूज़ किया है, एकेडमिक यूज़ किया है मतलब, या फिर आपने कोई बुक यूज़ किया है, कोई जर्नल आर्टिकल यूज़ किया, या कोई आपने वेब रिसोर्सेज भी यूज़ किया है, तो वो आप लिटरेचर रिव्यू में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव का क्या कंसाइज, क्या स्टेटमेंट, जो भी स्पेसिफिक गोल क्या है, ठीक है। रिसर्च स्टडी का क्या एम है, उसकी आउटलाइनिंग बतानी है रिसर्चर को, जिससे कि वो डिस्कवर कर सके अपने रिसर्च को, मतलब दिखा सके, बता सके कि उसने ये चीज़ रिसर्च की है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। देखो रिसर्च क्वेश्चन प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम आप स्टडी कर रहे हो और उससे रिलेटेड जो भी आपने स्टडी किया है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आप उसमें डालेंगे। और दूसरा आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक प्रेडिक्शन होता है, जैसे इसे बोलते हैं द आइडिया अंडरलाइन स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है, जो भी कोई आपने स्टेटमेंट दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई डिज़र्टेशन बनाया है और अब आप कह रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है, आपने कोई न्यू कॉन्सेप्ट निकाला, उसमें आपने कहा इसका इफ़ेक्ट ये हो सकता है अगर ऐसा हुआ। हाइपोथेसिस का मतलब है कि कोई आइडिया, कोई न्यू आइडिया जिससे कि जो सोसाइटी पे है या फिर लॉ फील्ड में जो है वो ग्रोथ की तरफ ले जाए ना, पॉजिटिव हो। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई न्यू आइडिया, पहले आपने कोई पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपने ये कहा कि इसमें ये वाला चीज़ हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो रिसर्च, जो हाइपोथेसिस है वो एक प्रेडिक्शन की तरह होता है, जो कि आपके रिसर्च जो है वो फाइंड करेगी, है ना। उसके बेस पे आप फाइंड करेंगे और उसमें जो टेंटेटिव आंसर होगा, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपने क्वेश्चंस जो क्रिएट किया है प्रॉब्लम, उसका भी सजेशन आप दे सकें। मतलब क्वेश्चन आपको खुद ही पहले आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी होगी सब्जेक्ट की वो पढ़नी है, उसमें से ही कोई प्रॉब्लम निकालनी है और उस प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव आंसर भी लिखना है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, कि एक आइडिया, जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसका प्रेडिक्शन करना कि अगर ये है, इस तरीके से प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है उसका कोई ऐसा नहीं है परफेक्चुअल कि हाँ इसी तरीके से बनेगा, बट मैं आपसे फिर से ये बोल रही हूँ, प्लीज़ सैम्पल ज़रूर पढ़िए एक बार। डिसर्टेशन जो भी ऑनलाइन है उनको एक बार पढ़ के देखिए, किसी का सैम्पल ले लीजिए, किसी और यूनिवर्सिटी का सैम्पल ले लीजिए, एक बार उसे पढ़ के देखिए कि उसने किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू लिखा है या किस तरीके से उसने हाइपोथेसिस लिखा है। इससे आपको बहुत आइडिया होगा, क्योंकि सिमिलर बनना है, सेम नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि आपका कंटेंट अलग है, सामने वाले का कंटेंट अलग है, तो आप जहाँ से रिसर्च कर रहे हैं सिस्टम वही रहेगा, टेक्निक सेम रहेगी। आता है रिसर्च मैथोलॉजी।
अब रिसर्च मैथोलॉजी में क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने रिसर्च किस तरीके से की है, और ये जो मेथड है ये लिंक होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू से। इसके अंदर आप डिस्क्राइब करेंगे डाटा कलेक्शन, एनालिसिस प्रोसेस, और इसके जो इंक्लूड किया जाएगा ये थीसिस को तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में किया जाएगा। मतलब ये जितने भी पार्ट बता रहे हैं ना, ये इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही आएगा आपका, जो शुरू से अभी तक मैंने बताया, टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन, इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च मैथोलॉजी, हाइपोथेसिस, ये सारे इंट्रोडक्शन के पार्ट है। जो आपका चैप्टराइजेशन की जाती हैं, जिसमें 5 चैप्टर होते हैं, और जैसे कि आपका जो आपके सुपरवाइज़र ही बताएंगे, अराउंड 7 चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन हो जाता है, बाकी 5 बीच में आ जाते हैं, और एक लास्ट में होता है कॉन्क्लूज़न एंड सजेशंस, और वो 7th चैप्टर होगा आपका, मतलब लास्ट, ठीक है, क्योंकि 5 चैप्टर बीच में आ जाएंगे, ठीक है। 7th चैप्टर होगा कॉन्क्लूज़न सजेशंस का, और कितने चैप्टर्स रखने हैं ये आपका रिसर्च डिसाइड करता है, और आपका जो आपके सुपरवाइज़र हैं और या आप हैं रिसर्चर है, तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितने चैप्टर रखने हैं। बट ज़्यादा लंबे या लॉन्ग चैप्टर्स मत रखना, चैप्टर्स का जो है 7 का सफिशिएंट होता है, तो सफिशिएंट रखना, ये ध्यान रखना। फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर बनेगा एंड लास्ट आपका कॉन्क्लूज़न चैप्टर बनेगा, ठीक है, सजेशन एंड कॉन्क्लूज़न वाला। देन आता है रेफरेंस एंड बाइब्लियोग्राफी। इसके अंदर जो है रेफरेंसेस बताए जाते हैं, जो भी स्पेसिफिक साइटेशंस होती हैं, है ना, जो भी टेक्स्ट है, आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी है उससे रिलेटेड बाइब्लियोग्राफी है, ठीक है, वो बताया जाता है। रेफरेंसेस और बाइब्लियोग्राफी में जो है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। रेफरेंसेस क्या है, ये एक्नॉलेज करता है सोर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रेफरेंसेस। सब लोग इसको एक ही बात कहते हैं, बट एक बात नहीं होती है। रेफरेंसेस क्या होता है, आपने उस सोर्स के बारे में बता दिया, और बाइब्लियोग्राफी क्या करता है, जो भी रीडर है, ठीक है, वो एक्सप्लोर होता है, वेरीफाई करता है जो भी रिसर्च कंडक्ट किया गया है, जो भी आपने चीज़ें पढ़ रहे हो, जो बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, उससे रिलेटेड जो है आप उसमें बाइब्लियोग्राफी होती है। वो आपके ऊपर है कि आपके मतलब आपके कॉलेज में आपसे क्या बनवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको अभी बता दिया है, जितनी गाइडलाइंस जितनी ज़रूरी है। और फर्स्ट थिंग मैंने आपको शुरू से कहती आ रही हूँ कि पहला तो आप अपना टॉपिक चूज़ करिए सुपरवाइज़र के कंसल्टेशन के साथ। सुपरवाइज़र को कंसल्ट करने के बाद, और सुपरवाइज़र जब आपको कंसल्ट कर देता है, सुपरवाइज़र के साथ कंसल्ट करके आप जब टॉपिक को बना लेते हैं या फिर आप चूज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला हमारा टॉपिक है और ये फ़ाइनल है, उससे रिलेटेड आप सर्च कीजिए। वेबसाइट्स में बता चुकी हूँ, शोधगंगा, शोध गंगोत्री, इन पे देखिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड सर्च करिए, और सर्च करने के बाद उन्हीं डिसर्टेशन को पढ़िए। डिसर्टेशन को पढ़ने के बाद जो आपको लगता है कि हाँ इस पे हमें बनाना है और हमारे पास काफ़ी फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, उसी के सिस्टमेटिक पे बनाइए। बट कॉपी मत करना, फिर से बता रही हूँ, कॉपी नहीं करना है। कॉपी से पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे पढ़ के और आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कट नहीं करेगा। और बट फाइनल बाइंडिंग मत कराना, पहले सिनॉप्सिस अपना तैयार करो, सिनॉप्सिस तैयार करके रफ ड्राफ्ट करके अपने सुपरवाइज़र को दिखाएं। इसमें आलस ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना तो सुपरवाइज़र मदद कर पाता है, ना ही आपके जो सीनियर्स हैं वो हेल्प कर पाते हैं। तो अभी से ही आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपका जो भी फ्रंट है वो कैसे बनेगा, इस तरीके से जो भी गाइडलाइन है वो से एक्सप्लेन किया जाएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।